अगर कोई ये कहता है कि देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी केवल गांधी जी के सत्य और अहिंसा के रास्ते ने दिलाई है तो सरासर गलत होगा, क्योंकि गांधी जी भले ही अहिंसा का रास्ता अपनाकर जीतना चाहते थे, लेकिन क्या अंग्रेजी हुकूमत अहिंसा से चलती थी? नहीं, कभी नहीं। अंग्रेजों ने हमेशा भारत पर शासन करने के लिए हिंसा और दमन का ही सहारा लिया। इसीलिए कहते हैं ना कि ईंट का जवाब जब तक पत्थर से ना दिया जाए तब तक सामने वाले को समझाना आसान नहीं होता। कुछ ऐसा ही किया था शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने, जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लेकर अहिंसा का रास्ता भी अपनाया था। लेकिन समय के साथ वो समझ गए कि केवल अहिंसा से आज़ादी नहीं मिलेगी, खून का बदला खून से लेना जरूरी है। भले ही खून किसी बेगुनाह का नहीं बहना चाहिए, और जिसने किसी बेगुनाह का खून बहाया हो उसे वही सजा भी मिलनी चाहिए जो उसने दूसरों को दी। और इस सोच के कारण ही उन्होंने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स को मौत के घाट उतारकर सजा दी थी। आज के वीडियो में शहीद भगत सिंह और सैंडर्स की हत्या का किस्सा जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटडिट पंजाब। पश्चिमी पंजाब यानी कि आज के पाकिस्तान के लायलपुर जिले के बंगा गांव में 27 सितंबर 1907 ईस्वी को एक सिख किसान पिता के घर जन्मे थे भगत सिंह। पिता सरदार किशन सिंह किसानी करते थे और माता विद्यावती कौर गृहिणी थी। लेकिन उनके दूसरे चाचा सरदार अजीत सिंह सुप्रसिद्ध राष्ट्र भक्त एवं क्रांतिकारी थे, जिन्होंने न केवल अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, बल्कि भारत के औपनिवेशिक शासन की खुलकर आलोचना की थी, जिसके कारण उनका ज्यादातर समय जेल में बीतता था। यहाँ तक कि 1906 में भगत सिंह के जन्म से पहले उन्हें लाला लाजपत राय के साथ देश निकाला का दंड दे दिया गया था। भगत सिंह ने बचपन से अपने चाचा की कहानियां सुनी थी और वो उनसे काफी प्रभावित थे। उनके भी मन में देश के लिए कुछ दिखाने की चिंगारी जाग उठी, लेकिन ये चिंगारी आग तब बन गई जब 12 साल की उम्र में उन्होंने अमृतसर के जलियांवाला बाग कांड के बाद बाग की स्थिति को खुद अपनी आंखों से देखा था। वहां का दृश्य देखकर उनके मन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नफरत भर गई। उन्होंने जलियांवाला बाग की खून से सनी मिट्टी को इकट्ठा करके कसम खाई कि वो अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला देंगे। भगत सिंह शुरुआत में महात्मा गांधी के अहिंसा के रास्ते को पसंद करते थे और 1921 में उनके चलाए असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। उस वक्त वो 14 साल के थे, लेकिन जब सफल होते आंदोलन को 1922 में चोरा चोरी में हुई के बाद अचानक बंद करने का फैसला किया तो भगत सिंह काफी निराश हो गए। उनका भरोसा अहिंसा के रास्ते से हट गया और उन्होंने समझा कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता है। वो बचपन से ही ऐसे आंदोलन का हिस्सा रहे जो आजादी के लिए काम कर रहे थे, जिसमें 1914 में गदर आंदोलन भी शामिल था। भगत सिंह ने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद पहले तो उनके घर वालों ने उनका दाखिला सिख दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में करवाया था, लेकिन कुछ समय के बाद ही उन्होंने 1923 में लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला ले लिया, जिसे लाला लाजपत राय ने शुरू किया था, जो कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के जवाब में था, जिसमें लाला लाजपत राय ने ऐसे स्कूलों का बहिष्कार करने के लिए कहा था जिसे अंग्रेजी हुकूमत सब्सिडी देते थे। लेकिन इसी बीच 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड में क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी और 16 अन्य को कारावास की सजा ने भगत सिंह में बौखलाहट भर दी। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के गदर दल का हिस्सा बन गए और पढ़ाई के दौरान ही एक संगठन नौजवान भारत सभा का गठन किया। लेकिन काकोरी कांड के बाद जो हुआ उससे गुस्सा होकर भगत सिंह ने कॉलेज बीच में ही छोड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा का इसमें विलय कर दिया और इसे नाम दिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस गुट में उनके साथ सुखदेव और राजगुरु भी शामिल थे। ये लड़ाई जारी ही थी कि अंग्रेजी हुकूमत ने 3 फरवरी 1928 को भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच के लिए साइमन कमीशन ले आई। साइमन कमीशन में 7 अधिकारी ब्रिटिश थे और उनकी नीतियां भारतीयों की आजादी के खिलाफ थी, जो भारतीयों का अपमान समझा गया और देश भर में साइमन गो बैक के नाम से आंदोलन होने लगे। लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। इस प्रदर्शन में नौजवान भारत सभा के सदस्यों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जिसमें भगत सिंह भी शामिल थे। लेकिन जब उनका काफिला कमीशन के सदस्यों के काफिले से टकराया तो पुलिस अधीक्षक स्कॉट ने तुरंत लाठीचार्ज करने का आदेश दे दिया और इस आदेश
आदेश को मानते हुए उप अधीक्षक सैंडर्स ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। भगत सिंह कुछ करते उससे पहले ही लाला लाजपत राय जी ने इशारे से शांत रहने को कहा, मगर स्कॉट ने खुद लाठियां बरसानी शुरू कर दी और उसने खुद लाला जी को पीटा। उसमें वो बुरी तरह से घायल भी हो गए। लाला जी ने उस दौरान कहा था, मेरे शरीर पर जो लाठियां बरसाई गई हैं वो भारत में ब्रिटिश शासन के कफन की अंतिम कील साबित होंगी। 18 दिन बाद 17 नवंबर 1928 को लाला जी की मृत्यु हो गई, लेकिन इस मृत्यु ने भगत सिंह के अंदर बदले की भावना को भर दिया। भगत सिंह ने तय कर लिया था कि वो पुलिस सुप्रिंटेंडेंट स्कॉट को खुद मारेंगे, जिसके लिए भगत सिंह और राजगुरु लाहौर कोतवाली के सामने कई बार रेकी की और स्कॉट की गतिविधियों को देखा। 17 दिसंबर 1928 को बदले का दिन तय हुआ और वो लोग कोतवाली के सामने पहुंचकर इंतजार करने लगे। इस दौरान उनके साथ जय गोपाल भी वहीं अपनी साइकिल लेकर बैठे हुए थे, जैसे वो साइकिल ठीक कर रहे हैं। करीब 4:15 बजे कोतवाली से एक अधिकारी निकला जो स्कॉट नहीं था बल्कि जेपी सैंडर्स था, मगर वर्दी एक जैसी होने के कारण पहचानने में गलती हुई और राजगुरु जो कि एक शार्प शूटर थे, उन्होंने सैंडर्स के सिर में गोली मार दी, जिसके बाद भगत सिंह ने भी 3-4 गोलियां चलाई, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। और इस तरह से भगत सिंह और राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया था। बाद में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल वो जेल में रहे थे, जहां उन पर सैंडर्स की हत्या का मुकदमा चला था। 23 मार्च 1931 को शाम में करीब 7:33 पर भगत सिंह और उनके 2 साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। इस तरह भगत सिंह भारत माता के वो लाल बन गए जिसने भारत की आज़ादी के लिए हंसते हंसते सिर्फ 23 साल की उम्र में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। उनको हमारा सलाम।